दोस्तों, जसंता केरकेट्टा झारखंड में रहती हैं। अभी बहुत थोड़ी ही उम्र है उनकी, पर बेहतरीन कविताएं लिखती हैं। और जैसा कि इस श्रृंखला को बनाने से पहले मैंने अपने आप से ये संकल्प किया था कि रचनाएं बड़ी होंगी, रचनाकार या उसका गौरव, वर्चस्व, पद, प्रतिष्ठा मेरे लिए उतना मायने नहीं रखता जितना कि उसकी रचनाएं, कि कालजयी रचनाएं किस तरह से इस श्रृंखला में शामिल करने की मेरी कोशिश है। और ये आप सबके सहयोग से ही कामयाब होगी। आज जल, जंगल, जमीन को बचाए रखने की जद्दोजहद उस पूरे आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हुई जसंता केरकेट्टा की उन आक्रोश भरी हिंसा व छल की पहचान कराती हुई कविताओं पर आज हम बात करेंगे शोधार्थी। निश्चित तौर पर ये कविताएं आपके बेहद करीब, बहुत असरदार ये कविताएं हैं और आपको छू जाएंगी, ये मेरा वायदा है। इनकी कविताओं में चूंकि झारखंड की हैं तो इनका मूल निवासी समाज जो है, उनका दर्द, उनका संघर्ष, ये सब कुछ तो नजर आता ही है। और अस्मिता की खोज, आदिवासी समाज के निजत्व की पहचान की खोज जसंता लगातार कर रही हैं। विकास की तमाम विडंबनाओं को रेखांकित, चिन्हित करती हैं। हिंसा और छल की पहचान करवाती हैं इनकी कविताएं। और आक्रोश के सबल, स्वाभाविक, जिसको कहते हैं अनुभूतियों के साथ साथ, अनुभूतियां तो हैं ही, महसूसा जाना तो लगातार होता ही रहा, महसूस किया जाना, लेकिन ये सबल, स्वाभाविक अभिव्यक्तियां हैं जसंता की। और इसलिए मैं सल्यूट करती हूँ इन कविताओं को। 5 कविताएं मैं लेकर आज आपके साथ बैठी हूँ। इन कविताओं में प्रकृति भी है। प्रकृति की उपस्थिति के साथ साथ ये जो ग्लोबल दुनिया है और इसके छल हैं और इसका बल है, शक्ति है, बाजार है, उपभोक्तावाद है, और इन दोनों का दंश तीसता हुआ, लगातार तीसता हुआ वो यंत्रणा, वो पीड़ा, उसकी भी बात जसंता अपनी कविताओं के जरिए करती हैं। ये लगातार तलाश कर रही हैं न्याय की, अभिव्यक्ति की और जवाबदेही की। आरोप, गिरफ्तारी, मुकदमा, हत्या की प्रक्रिया में तार तार होती हुई आदिवासी जिंदगी जो है, दरअसल ये सभी कविताएं स्वानुभूति कविताएं हैं। स्वानुभूत का इतिहास है, दस्तावेज है। और साथियों, इन्हें तो चिन्हित होना ही चाहिए, क्योंकि खुद पर सहानुभूति नहीं करती ये आदिवासी संघर्षरत स्त्रियां, बल्कि ये समाज से, समय से अपने लिए, अपने निजत्व के लिए, अपनी पहचान के लिए गुहार नहीं करती, बल्कि जूझती हैं और जाहिर करती हैं। चूंकि जसंता केवल रचनाकार नहीं है, एक सजग, निर्भीक पत्रकार भी हैं साथियों। तो इनकी कविताओं में वो निर्भीकता, वो साहस, वो जीवटता भी आपको जरूर दिखाई देगा। इनकी कविताओं के बहुत से अनुवाद हो चुके हैं और हम सीधे इनकी कविताओं पर आते हैं। पहली कविता है जो मुझे पसंद आई, माँ एक बोझा लकड़ी के लिए क्यों दिन भर जंगल छानती, पहाड़ लांघती, देर शाम घर लौटती हो। माँ कहती है, जंगल छानती, पहाड़ लांघती, दिन भर भटकती हूँ, सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए, सिर्फ सूखी लकड़ियों के लिए कि कहीं काट न दूं कोई जिंदा पेड़। साथियों, ये आदिवासी समाज जो है ना, बहुत सचेत है, बहुत संवेदनशील है, बहुत सहृदय है। वन, प्रदेश, औषधियों की, पेड़ पौधों की, और उनसे उतना ही प्रेम, उतनी ही आत्मीयता, उतना ही लगाव उनको है। जल, जंगल, जमीन, जैसा कि मैंने कहा कि इनके सरोकार हैं,
लेकिन ये केवल इनके लिए प्राकृतिक संसाधन भर नहीं है साथियों, ये इनके आत्मीय रिश्ते हैं, इनसे वो जुड़ाव महसूस करते हैं। और जैसा कि माँ ने कहा कि मैं लगातार जूझती हूँ, संघर्ष करती हूँ, कठिन तप और श्रम के बाद कि सूखी लकड़ियाँ बटोर कर लाऊं, जिंदा पेड़ कहीं आहत ना हो। तो ये संवेदना, ये पीड़ा, ये मर्म इस कविता में बेशकीमती है। दूसरी कविता है सभ्यताओं के मरने की बारी। ऑक्सीजन की कमी से बहुत सी नदियां मर गईं, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि उनकी लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। नदी की लाश के ऊपर आदमी की लाश डाल देने से किसी के अपराध पानी में घुल नहीं जाते, वे सब पानी में तैरते रहते हैं, जैसे नदी के साथ आदमी की लाशें तैर रही हैं मरे हुए पानी में अब भी। एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, एक दिन जब सारी नदियां मर जाएंगी ऑक्सीजन की कमी से, तब मरी हुई नदियों में तैरती मिलेंगी सभ्यताओं की लाशें भी। नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद, नदियां ही जानती हैं उनके मरने के बाद आती है सभ्यताओं के मरने की बारी। आप देख रहे हैं कि ये संपूर्ण मानव प्रजाति की चिंता है, मानवीय संभावनाओं की चिंता है, और मानव के इस जात जमात पूरे ये दखल अंदाजी जो है, ये केवल जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम नहीं है, हमारी सभ्यता को बचाने की मुहिम है साथियों। और ये कि हमारी मानवीयता बचेगी, हम बचेंगे जब ये नदियाँ, ये जो स्रोत हैं हमारे, ये जो संसाधन हैं हमारे, ये केवल साधन भर नहीं है, ये जीने का जरिया भर नहीं है, और ये हमारी सांस हैं दरअसल, जिनसे हम ऑक्सीजन पाते हैं। तो ये हमारे जीने का कारण है, और ये नहीं रहेंगी तो समूल मानवीय सभ्यता जो है ये नष्ट हो जाएगी, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ये गहरी चिंता, गहरे सरोकार की कविता है। तीसरी कविता है मातृभाषा की मौत। माँ के मुँह में ही मातृभाषा को कैद कर दिया गया, और बच्चे उसकी रिहाई की मांग करते करते बड़े हो गए। मातृभाषा खुद नहीं मरी थी, मातृभाषा खुद नहीं मरी थी, उसे मारा गया था, पर माँ यह कभी न जान सकी, माँ यह कभी न जान सकी। रोटियों के सपने दिखाने वाली संभावनाओं के आगे अपने बच्चों के लिए उसने भींच दिए थे अपने दांत। रोटियों के सपने दिखाने वाली संभावनाओं के आगे अपने बच्चों के लिए उसने भींच लिए थे दांत, और उन निवालों के सपनों के नीचे दब गई थी मातृभाषा। माँ को लगता है आज भी, माँ को लगता है आज भी एक दुर्घटना थी मातृभाषा की मौत। भाषाएं हमारी अस्मिता हैं, हमारी पहचान है। भाषाओं से हमारा गौरव है, और इनकी सुरक्षा में, इनके संरक्षण में दरअसल हमारा विकास है। तो हमारे चतुर्दिक विकास के लिए हमारी मातृभाषा, हमारी क्षेत्रीय बोलियां, हमारी ये हमारी सबसे बड़ी बपौती हैं, ये हमारी पूंजी हैं, धरोहर हैं। हम इनको, यदि इनके प्रति चिंतित न हुए, इनका लगातार लुप्त होते जाना दरअसल हमारे होने का, हमारे वजूद का लुप्त होना है। और मातृभाषा केवल जरिया भर नहीं है बोलने बतियाने का, वो हमारी अस्मिता है, जातीय अस्मिता है, वो हमारी निजता है। तो उसे असुरक्षित करके, उसे लुप्त होते देखकर इस भरण पोषण की दुनिया में, खाओ पेटू समाज में ये चिंता जैसिंता को खाई जा रही है, और ये सरोकार इस कविता में उद्घाटित होता है। ये अगली कविता है, वह आम का पेड़ ठीक यहीं था, वह आम का पेड़ ठीक यहीं था सड़क किनारे, जहाँ से मुझे हर दिन बस पकड़नी होती, बस जब तक पहुँचती नहीं वह मुझे तंग करता। पहले मेरी ओर एक आम फेंकता, मैं खुश होकर जैसे ही दांत कड़ाती, ये तो थोड़े खट्टे हैं, गुस्से में बोलती, वह हंसता। तुम बस में सोती रहती हो ना, यह नींद भगाने के लिए था। अच्छा, अब मीठे आम गिराता हूँ, सच्ची में। और तब तक बस आ जाती।
उस दिन बस पकड़ने सड़क पर पहुंची, वह गायब था। वह गायब था। सालों से मेरा ठीक यही इंतजार करता वह आम का पेड़ कहाँ जा सकता है भला। दूसरे दिन अखबार में पढ़ी उसके मारे जाने की खबर। मैं उस दिन खूब रोई। उसे मारा गया तो कोई घर पर अपना। मैं उस दिन सोई नहीं रात भर। उसे मारा गया। मैं उस दिन खूब रोई जैसे मारा गया हो कोई घर का अपना। मैं उस दिन सोई नहीं रात भर, कैसे काट दिया गया वह यही सोचकर। दूसरे दिन दौड़ी उधर, सोचा उसकी गंध समेट लाऊंगी, अपने आंगन में रोक दूंगी। उसकी गंध बढ़ेगी तब मैं उसकी गंध लेकर घर से निकलूंगी। लौटूंगी जब उसकी गंध को आंगन में खड़ी पाऊंगी। मगर मेरे सपने टूट गए। धूल का बवंडर जब हंसने लगा मुझ पर, देखा मेरे आम के पेड़ की गंध धूल के बवंडर से लड़ रही थी। बिल्कुल गुत्थम गुत्था। मैं भागी थाने की ओर यह रपट लिखवाने के लिए। मेरे साथी की हत्या हुई है। थाना ठहाके लगाकर हंसने लगा। डंडा दिखाता हुआ बोला, पहले तू बता, तेरा उसके साथ संबंध क्या था। मैं आज तक दर भटक रही हूँ यह बताने के लिए कि उसके साथ मेरा संबंध क्या था, मगर वहां कोई नहीं, अब गायब हो चुका है सब। अब सिर्फ दूर दूर तक धूल उड़ाती चौड़ी सपाट सड़कें भर हैं। लगातार वृक्षों का खत्म होते जाना, प्राकृतिक संसाधनों का खत्म होते जाना, लगातार ये जो हमारे ऑक्सीजन का, हमारे जीने का, हमारे भीतर हमें हरे भरे रखने का, हमें जीवंत रखने का, सजीव बनाए रखने का जो ये जरिया है प्रकृति के जरिए, प्रकृति के माध्यम से, उसका समाप्त होते जाना केवल एक वृक्ष की कटने की खबर दुर्घटना नहीं है। ये बड़ी दुर्घटना है। जैसा कि जसिता भी कहती हैं कि ये लगता है किसी अपने की मौत हो गई है, किसी अपने की हत्या कर दी गई है। और मैं इस संवेदनहीन समाज को, इस कटु कठोर क्रूर समाज को, हिंसक समाज को, सुविधा भोगी समाज को केवल सुविधाओं और साधन का दोहन करते पाती हूँ तो मन क्षुब्ध हो जाता है। उस आक्रोश से, उस क्षोभ से लिखी गई ये कविता है कि थाने में रपट कराने गई तो सारा थाना मुझे बौराया हुआ, मुझे पागल समझने लगा और मुझ पर ठहाके लगा रहा। तो ये संवेदन लगातार जड़ होते जाते समाज की, संवेदन शून्य समाज की एक मार्मिक कविता है साथियों। ये केवल वृक्ष के कटने और उसकी हत्या की दुर्घटना भर नहीं है। एक आखिरी कविता, जैसा कि मैंने कहा कि ये मुहिम है, एक आंदोलन है और एक क्रांति की लहर है। नदी, पहाड़ और बाजार। गांव में वो दिन था इतवार, मैं नन्ही पीढ़ी का हाथ थाम निकल गई बाजार। सूखे दरख्तों के बीच देख एक पतली पगडंडी। मैंने नन्ही पीढ़ी से कहा, देखो यही थी कभी गांव की नदी। आगे देख जमीन पर बड़ी सी दरार। मैंने कहा, इसी में समा गए सारे पहाड़। अचानक वह सहम के लिपट गई मुझसे। सामने दूर तक फैला था भयावह कब्रिस्तान। मैंने कहा, देख रही हो इसे, यही थे कभी तुम्हारे पूर्वजों के खलिहान। नन्ही पीढ़ी दौड़ी, हम आ गए बाजार। क्या क्या लेना है, पूछने लगा दुकानदार। भैया थोड़ी बारिश दे दो, थोड़ी गीली मिट्टी, एक बोतल नदी, वो डिब्बा बंद पहाड़, उधर दीवार पर टंगी एक प्रकृति भी दे दो। और ये बारिश इतनी महंगी क्यों? दुकानदार बोला, यह नमी यहाँ की नहीं, दूसरे ग्रह से आई है। मंदी है, छटाक भर महंगाई है। पैसे निकालने साड़ी की कोर टटोली, चौंकी, देखा आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था। आंचल की गांठ में रुपयों की जगह पूरा वजूद मुड़ा पड़ा था।
मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस कविता को पढ़कर साथियों, शोधार्थियों। निश्चित तौर पर ये कविता आपको भी उतना ही छू कर गई है, उतना ही प्रभावित कर गई है कि हम बाजार निकल कर आए हैं इस उपभोक्तावादी संस्कृति में, जहाँ सब कुछ, हर चीज़ की उपयोगिता, हर चीज़ की सार्थकता, मूल्यवत्ता जैसे कि इस पूंजी में है, पैसे में है, लेन देन में है, खरीद फरोख्त में है। और खरीद फरोख्त में हम भूल गए कि वो चीज़ जो बेमोल है, अनमोल है, ये मानवीय रिश्ते, ये सौहार्द, ये प्रेम, ये दया, ममता, प्यार, पुचकार, ये खरीदे नहीं जा सकते। तो ये मानवीय रिश्ते, ये जीवन मूल्य जिनको खरीदा बेचा नहीं जा सकता, उनको किस तरह से बाजार दरकिनार करता है, उनको किस तरह से लगातार उन पर कुठार, उन पर प्रहार करता है, और किस तरह से हम एक संवेदनहीन, संवेदन शून्य संसार में रह रहे हैं और अपनी ज़रूरत की, निहितार्थ की चीज़ों के भरण पोषण में लिप्त हैं, और उन ज़रूरी मूल्यों को जो कभी खरीदे बेचे नहीं जा सकते, जो उस फ्रेम में ही नहीं आते, हम पहचान नहीं पा रहे हैं और उसे खोते जा रहे हैं। तो ये उस पूरी नस्ल की, हमारी पूरी पीढ़ी के लिए शर्मिंदगी की बात है। बेहतरीन कविताएं जसिंता केरकेट्टा की आज हम इसी कविता के साथ विराम लेते हैं। शुक्रिया।